हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सटेंड स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख के आपको ऑलरेडी अंदाज़ा मिल गया होगा कि अभी हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानने वाले हैं और ऑलरेडी ये इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया गया है। और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बीए की हिस्ट्री से लिया गया है। तो जो लोग बीए के स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का ये पार्ट 3 है और इसमें अभी हम लोग कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसे पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला टॉपिक आपका आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, या फिर धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ का अगर देखना चाहें, यानी दूसरा इसका कंसेप्ट ऐसा भी हो सकता है हेडिंग का, साहित्य व ऐतिहासिक रचनाएं। क्योंकि जब आप धर्मनिरपेक्ष के बारे में पढ़ते हो तो धर्मनिरपेक्ष हम वहाँ ऐतिहासिक घटना और साहित्यिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ही कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ का एक सार होता है। दैट मीन, कहने का मतलब ये है कि धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हो या साहित्यिक और ऐतिहासिक रचनाएं हो, इन सब को बेसिकली 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। ओके, तो इस तरह से दूसरा हमारा यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पहले टॉपिक बता देता हूँ कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक तो आपका हो गया धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ और साहित्यिक और ऐतिहासिक रचनाएं, और फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको ब्राउडली फिर आपके स्क्रीन पर वेल डिफाइंड बैठ के एक एक करके, यहाँ तक कि जिस चीज़ को अगर रिटन पेन से करना हो तो वो भी करके मैं आपको एक एक और पूरा करवाऊंगा। ओके, तो सेकेंड टॉपिक हमारा आ जाता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में। ओके, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था में बेसिकली यहाँ पे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने वाले हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसमें आपको बताऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और चंद्रगुप्त मौर्य को जो एस्टेबल किए थे चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी, बिलीव मी। बहरहाल इसी तरह से पार्ट 3 यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। राजनीतिक अर्थव्यवस्था तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ। तो पार्ट 3 में आ जाएगा नाट्य कथा के बारे में। ओके, तो नाट्य कथा में क्या होगा बेटा? नाट्य कथा में आप जानोगे कि किस तरह से जो ओल्ड नाट्य कथा थे, जैसे कि मुद्रा राक्षस हुआ, इनसे हमें पुरातात्विक स्रोत के रूप में ये काम करते हैं और प्राचीन इतिहास की जानकारियां हमें यहां से प्राप्त होती हैं। उसी तरह से इसमें मैं आपको बताऊंगा फिर देवचंद गुप्तम के बारे में, जो कि गुप्त वंशावली की जानकारी ये देते हैं। और भी कई सारा मैं आपको नाट्य कथा बताऊंगा जो कि प्राचीन इतिहास के स्रोत के काम में आते हैं, और नाट्य कथा से भी आपको कई सारे स्रोत वहां से आपको मिल सकते हैं। तो ये तो आपको हो गई नाट्य कथा तक की बात। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा, जीवन चरित्र के बारे में। जीवन चरित्र बड़ा अजीब लग रहा है कि यार ये क्या जीवन चरित्र, दैट मीन बायोग्राफी। तो अक्सर क्या, मैंने आपको तो बताया भी था, इवन आपको पता भी होगा कि राजा जो थे पहले के वक्त में, कौन थे? राजा लोग। तो राजा के अधिकारी होते थे लिखने के लिए, और उनके पूरे जीवन के बारे में वो लिखा करते थे कि राजा कैसे थे, राजा का शासन कैसा था, राजा जनता के प्रति कैसे थे, जनता राजा के प्रति कैसी थी। तो ये उनके बारे में बायोग्राफी पूरी लिखी जाती थी। सीधी सी बात, अगर ये सारा चीज़ अगर आ ही जाएगा उस वक्त के समाज के बारे में भी, राजा के बारे में भी, मतलब कि ये भी हमारे प्राचीन इतिहास का स्रोत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है जीवन चरित्र, और जीवन चरित्र में यहाँ पे दिया भी गया कि राजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। हर्ष चरित्र, पद्मचरित्र, उसी तरह से पद्मगुप्त चरित्र भी इसको कहेंगे, विक्रमादेव, ये भी इंपॉर्टेंट है। विक्रमादेव चरित्र के बारे में हम लोग आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको टॉपिक सब बताया था, सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक था आपका धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, साहित्यिक व ऐतिहासिक रचनाएं। तो इसको मैंने यही बताया था कि 3 क्लास में इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आपको हो जाएगा राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित रचनाएं, और नाटक और जीवन चरित्र, है ना। ये 3 चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब क्या है कि एक एक करके मैं आपको इसके टॉपिक्स को डील में करूं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ को 3 प्रकार में क्लासिफाइड किया गया,
पहला तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित रचना में, दूसरा नाटक में और जीवन चरित्र। इन तीनों को एक एक करके यहाँ पे मैं डिफाइन करने वाला हूँ, तो आप बने रहो। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक था राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो देखो, राजनीतिक अर्थव्यवस्था हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी कैसे देता है, ये जानना हमारा अहम है। तो जैसा कि आप जानते हो कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी बेटा, वो किसके द्वारा हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाले कौन हैं? तो कौटिल्य। कौटिल्य कौन है? चाणक्य। और चाणक्य कौन है? तो विष्णुगुप्त। यानी कहने का मतलब ये है, चाणक्य सबसे ज़्यादा फेमस नेम है, चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य और चाणक्य का ही नाम है विष्णु। ठीक है। बहरहाल, तो मैं बताया ये कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी। और इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, वो आपको पता भी होगा कि जो चाणक्य थे, चाणक्य ने ही जो है पूरी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। एक छोटे से बालक में उन्होंने वो साहस देख ली थी राजा बनने की। तो एक कॉमन से बॉयज़ को उन्होंने इस काबिल बनाया कि वो हिंदुस्तान का एक विशाल साम्राज्य तैयार किया। तो ये जो कौटिल्य हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। ओके, अब ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देता है। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चल पाया। तो सीधी सी बात है कि ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक जो है अंग हो गया। और इस ग्रंथ से राजनीति तथा कूटनीति के बारे में भी हमें पता चलता है। राजनीति और कूटनीति के बारे में पता चलता है, इसका क्या सेंस है बेटा? अरे, राजनीति और कूटनीति के बारे में पता चलता है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, इस अर्थशास्त्र से इसमें राजनीति के बारे में और कूटनीति के बारे में, दोनों के बारे में पता चलता था। राजनीति तो जानते हो, कूटनीति क्या है मैं अभी बताता हूँ, पहले इस पॉइंट को देख लो। मौर्य काल के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का वृत्तांत है। यानी जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का वृत्तांत है। यानी इसमें डिटेल से उस वक्त की जानकारी मिलती है कि किस तरह से राजनीति होता था, ये समझ में आता है। आर्थिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, इन सब की जानकारी हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। तो सीधी सी बात है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं। अब मैं आपको ये बताया था कि कूटनीति का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूं और आप भी इसके बारे में कमेंट करके हमें कमेंट में बता सकते हो। ओके, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यह जो ग्रंथ है वो राजनीति और कूटनीति के बारे में जानकारी देता है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि सर, कूटनीति का क्या मतलब होता है? अब हम इसको जानने का कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा श्योर करना चाहूँगा, 1 मिनट। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आपको डिनोट भी कर देता हूँ एग्जैक्ट। सबसे पहले कूटनीति की बात मैंने आपको बता रहा था। एक्चुअली अभी थोड़ा अनहेल्दी हूँ मैं, इस वजह से बोल पाने में थोड़ा सा कठिनाई है। वैक्सीनेशन पीरियड में हूँ। तो कूटनीति के बारे में मैंने आपको कहा था कि भैया कूटनीति क्या होता है, ये आपको जानना है। ओके, तो कूटनीति, ओके, कूटनीति क्या है ये जानना हमारे यहाँ अहम है। थोड़ा समझ लो, हल्का एक रफ आइडिया लेना बेटर होगा कूटनीति के बारे में। तो कूटनीति का बेटा सीधा सा मतलब होता है कि मतलब ऐसा समझो, जैसे मान रखो कि हमें जैसे होता है ना, मॉल में आप जाते हो तो मॉल में क्या होता है, मॉल में जब जाते हो तो होता है भाई कि 2 in 1 है ना, या फिर कभी ऐसा होता है कि बाई गेट 2 1, मतलब 2 पे 1 फ्री, इस तरह का मामला होता है। तो आपको लगता है कि यार मेरा तो इसमें फ़ायदा है, 2 पीस खरीदो उसका फ्री मिल रहा है। लेकिन ये एक तरह की कूटनीति है, ये एक तरह की डिप्लोमेसी है कॉमर्स के फील्ड का, यानी कि बिजनेस के फील्ड था। तो कूटनीति को इंग्लिश में डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो कैसे है वो, मतलब वो आपको ये दिखा रहा है कि मैं आपको
2 पर 1 फ्री दे रहा हूँ, यानी हमें जो है वो मेरा फ़ायदा दिखा के वो अपने सामान को बेच पा रहा है, और मेरा फ़ायदा दे के वो कहीं ना कहीं मेरे फ़ायदा में अपने फ़ायदा को भी खोज ले रहा है। तो यही है कूटनीति। इस वजह से कूटनीति का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि सामने वाले को उसका हित दिखाकर उसमें अपना हित पूरा कर लेना कूटनीति कहलाता है। ओके, मैं एग्जैक्ट आप अगर चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। सामने वाले को उसका हित दिखाकर उसका हित दिखाकर, सामने वाले को उसका हित दिखाकर उसमें अपना हित पूरा कर लेना, आप नोट कर लो, उसमें अपना हित पूरा कर लेना, ओके, कूटनीति कहलाता है। कूटनीति कहलाता है। ओके, आप ऐसा कह सकते हो। फिर से बोल देता हूं, सामने वाले को उसका हित दिखाकर उसमें अपना हित पूरा कर लेना ही कूटनीति कहलाता है। अथवा अगर आप चाहो तो इसको दूसरे शब्द में भी लिख सकते हो, अथवा करके, अथवा में आप लिख सकते हो कि दूसरे के हित में अपना हित खोज लेना। ये सेंस क्या हुआ? अरे भाई, कूटनीति का सीधा सा सेंस क्या हुआ? सीधा सा सेंस ये हुआ कि दूसरे, ये आपके लिए एकदम आसान हो गया कि दूसरे के हित में, दूसरे के हित में अपना हित खोज लेना ही क्या कहलाएगा? कूटनीति कहलाएगा। सीधी सी बात है ना? तो इसमें देखो होता क्या है, जब आपको धीरे धीरे जब आगे जाओगे तो आप ये व्यापार डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा जॉब होता है, विदेश मंत्रालय में इसकी जो है जॉब होती है। जैसे मान रखो कि एक देश दूसरे देश से अपना एक नाता जोड़ता है, एक रिलेशन जोड़ता है, तो किस बुनियाद पे जोड़ता है? कूटनीति के आधार पे जोड़ता है। यानी किसी देश के पास मित्र देश बनने की जो क्षमता जितनी अधिक होती है, उस देश की कूटनीतिक क्षमता भी उतनी अधिक मानी जाती है। होता है ना भाई, जैसे आप अरब से अगर दोस्ती कर रहे हैं हम लोग भारतवासी अगर अरब से दोस्ती करते हैं तो किस एस्पेक्ट में करते हैं कि हमारे पास पेट्रोल की कमी, हम उसको पेट्रोल देंगे, उसके पास वेजिटेबल्स की कमी है, हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट को उसको देंगे, उसके प्रोडक्ट को हम लेंगे। तो मतलब कि अपना हित दिखाकर, यानी दूसरे के हित में अपना हित को खोज लेना, क्योंकि उसको ज़रूरत है वेजिटेबल्स का, तो हमने उससे दोस्ती कर ली कि चलो ठीक है, तो हमें भी हम उसको वेजिटेबल्स देंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी। अरे बचपन में नहीं होता था, दोनों आदमी चॉकलेट खा रहे हैं, तो देखे उसका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, तो उसको बोलेंगे देखो ये जो मेरा जो चॉकलेट है ना, ये बहुत मीठा है, ये तो पापा तो वहाँ से लाए, वहाँ से कहाँ से लाए? तो नहीं, वहाँ से लाए हैं, वो बहुत दूर से, कहाँ से लाए वो भी पता नहीं। तो क्या होता है, फिर एक दूसरे शेयर करते हैं, तुम थोड़ा मेरा लो, मैं तुम्हारा थोड़ा लेता हूँ। तो ये भी एक तरह का कूटनीति है। तो हम भारतवासी हैं ना, भारतवासी हैं भाई, कूटनीति तो बचपन से ही है। बहरहाल, तो ये कूटनीति का सीधा सा मतलब है कि दूसरे के हित में अपने हित को खोज लेना। ओके, या फिर अगर ब्रॉडली चाहते हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि सामने वाले को उसका हित दिखाकर उसमें अपना हित पूरा कर लेना ही कूटनीति कहलाता है। तो वही यहाँ पे मैंने आपको कहा था, ये वाला जो आपने पॉइंट देखा था
कि इस ग्रंथ दूसरा पॉइंट जो है आपका ये वाला इस ग्रंथ से राजनीति और कूटनीति, ये जो मैंने बताया था, के बारे में पता चलता है। ओके, चलिए, अगर पसंद आया हो, समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइएगा कैसा रहा वीडियो। अब बेटा दूसरा आपका क्या था, यहाँ कहाँ पर रहे थे वो भी मैं आपको थोड़ा कंसीडर कर दूँ। आप यहाँ पर रहे थे राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ के बारे में, और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ में आपने 3 टॉपिक को देखा था, है ना। पहला टॉपिक था आपका ये, उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है नाटक। तो आइए देख लेते हैं। नाट्य कथा। नाट्य ग्रंथे से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है हमें? प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। मैंने बताया था ना पहले वक्त में जो नाटक था, नाट्य कथा था, नाट्य पुस्तक थे, उनसे जो है अभी भी नहीं होता। जो गांव देहात में जो नाटक वगैरह होता है तो कहीं ना कहीं प्राचीन कल्चर या फिर जहाँ होता है उस वक्त के कल्चर के हिसाब से वह नाटक होता है। तो सीधी सी बात है कि उस चीज़ को अगर लिखा जाएगा तो आने वाली जो पीढ़ी, जैसे हम लोग उस वक्त का पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त के समाज के बारे में, उस वक्त के प्राचीन इतिहास के बारे में वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो उसी प्राचीन इतिहास के नाट्य कथा जो कई सारी जो पुस्तकें थीं, उस किताब में से किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। ये जो आपको दिया गया, ठीक है, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस से नंदों और मौर्य के संबंध में हमें क्या होती है? जानकारी मिलती है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, देवचंद गुप्तम, इनसे गुप्त की वंशावली की हमें जानकारी मिलती है। उसी तरह से मालविकाग्नि मित्र द्वारा शुंग राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करेंगे बेटा तीसरा, जो इसी में जो था आपको जीवन चरित्र के बारे में। जो फर्स्ट आपको क्या था? फर्स्ट आपको था बेटा राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से संबंधित, और दूसरा नाटक, और तीसरा जो आपका यहाँ जो दिख रहा है ये आपका तीसरा है जीवन चरित्र के बारे में। तो आइए अब जानते हैं जीवन चरित्र के बारे में। तो जीवन चरित्र में क्या होगा भाई? मैंने पहले भी आपको मैंने बताया था, यानी राजाओं के जीवन से हमें उस वक्त के का जो समाज था, उस वक्त के जो कल्चर थे, उस वक्त की जो सोसाइटी थी, ये हमें जानकारी मिल पाती है। तो वही लिखा गया यहाँ कि जीवन चरित्र के अंतर्गत हमें राजाओं की स्थिति, किसके बारे में, इसको सेंटर में रखिएगा, राजाओं की स्थिति व राज्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है। बात समझ में आई? यह राज्य दरबार के विद्वानों द्वारा लिखा जाता था। कौन लिखते थे? राज्य दरबार के जो विद्वान थे, स्कॉलर थे, वो राजा के चरित्र के बारे में यानी राज्य दरबार में जो विद्वान होते थे उनके द्वारा जो लिखा जाता था राजा के बारे में, वही कहलाया हमारा क्या? जीवन चरित्र। ठीक है ना। इसको ऐसे बोल सकते हो कि राज्य दरबार के विद्वानों द्वारा लिखे जाने वाले कथा जीवन चरित्र कहलाते हैं। अब इनमें कौन कौन से थे? एक तो आपको आ जाएगा हर्ष चरित्र, इसमें हर्षवर्धन के बारे में और बाण्य भट्ट के बारे में पता चलता है। उसी तरह से पद्म चरित्र या पद्मगुप्त चरित्र, इसमें आपको गौर जो शशांक थे उनके बारे में पता चलता है। उसी तरह से विक्रमादेव चरित्र, इसमें राजा विक्रमादित्य के बारे में पता चलता है ना। तो ये जीवन चरित्र से भी बेटा हम लोगों को उस वक्त के राजाओं और प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है। इस तरह से ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हुए। अब इस टॉपिक्स में जितने सारे क्वेश्चन बन पड़ते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आप बनाओ। अगर नहीं बन पाता है तो आप कमेंट में वहाँ हेल्प ले सकते हो। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 954660